पुरानी कहावत के अनुसार आप जानते हैं कि जल्दी का काम किसका होता है, लेकिन सियासत में जल्दी का काम दरअसल ये दिखाने के लिए होता है कि हम सब जानते हैं और सिर्फ आपके लिए ही तो सांसें ले रहे हैं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या आप जानते हैं कि मंत्री दिया कुमारी जो बजट बुधवार को बताएंगी उसमें क्या है? मैं तो नहीं जानता, पर कांग्रेस जानती है। बजट आने के बाद की प्रतिक्रिया कांग्रेस ने आज ही दे दी है, बिना बजट सुने, बिना बजट देखे, बिना उसके एनालिसिस के। ये जल्दबाजी, ये हड़बड़ी क्या कांग्रेस की सदन की रणनीति की ओर इशारा है या फिर कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के मोड पर चलने की कवायद? हालांकि कांग्रेस कुछ वाजिब प्रश्न भी उठा रही है, जैसे गहलोत राज के काम रुके पड़े हैं, अंतरिम की घोषणा आज भी घोषणा ही है। आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित जी मेरे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। पौरुष जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। आज गोविंद सिंह डोटासरा या टीकाराम जूली के जो रिएक्शंस हमने सुने, वो रिएक्शंस पोस्ट बजट आते हैं। प्री बजट किसे पता है बजट में क्या है? किसी को नहीं पता, सिवाय कुछ एक चुनिंदा चेहरों के जो उस काम में लगे होंगे उनके। क्या है ये किस तरह का रिएक्शन है? ये किस तरह से एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका हुई? स्वप्निल जी, देखिए, हमारे एक पुरानी कहावत होती है कि लिफाफा जो होता है उसको देख करके खत के मजमून का पता पड़ जाता है कि खत में अंदर क्या लिखा होगा। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो एक लेखानुदान जो पेश किया था, उसमें इस सरकार ने जो अपनी झलकियां दिखाई राज्य की जनता को, देखिए, दो तरह की बातें थी कि एक तो इन्होंने जो जनता से जो भी इन्होंने वादे किए, चाहे वो इन्होंने सरकारी नौकरियों का वादा किया हो, चाहे वो छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया हो, चाहे केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की बात की गई हो, चाहे 20,000 करोड़ रुपए के फंड से एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को शुरू करने की बात की हो, गेहूं की एमएसपी जो है उसको बढ़ा करके 2700 रुपए करने ये की सब बात अंतरिम का हिस्सा तो नहीं हो सकते थे ना? ये सब इंटरिम का हिस्सा तो नहीं हो सकते थे? पूर्ण बजट तो अब आएगा। देखिए स्वप्निल जी, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, उसमें अंतरिम बजट में 70,000 नौकरियों की इन्होंने घोषणा की थी। आप मुझे बताइए कि 70,000 नौकरियों की घोषणा करना क्या अंतरिम बजट में निश्चित था? इस बजट में घोषणा होती, समझ में आती बात, परंतु जिस प्रकार से अंतरिम बजट का माहौल उड़ाया गया और जो लेखानुदान की मांगी होती है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी पेश किया जाता है। सरकार एक समय, एक विधानसभा से परमिशन मांगती है कि भाई हम इस समय बजट पेश नहीं कर सकते, आप हमें महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप हमें परमिशन दीजिए। उसके अंदर तो उसका प्रारूप सरकार ने क्या बनाया, सिवाय जनता को चक्कर देने के, सिवाय जनता को सिर्फ एक सब्जी बाग दिखाने के, एक लोकसभा चुनाव की जो जिसको कहा जाए लोकसभा चुनाव में जनता को लुभाने की। पौरुष भाई 2 मिनट। इंटरिम बजट में बहुत कुछ नहीं हो सकता था, जितना कुछ आप डिमांड कर रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं, इस बात को आपने भी स्वीकार किया। पूर्ण बजट में हो सकता है, तो हम पूर्ण बजट आने का इंतजार करें और उसका एनालिसिस का रिएक्शन दें, ये जिम्मेदार विपक्ष होगा? आप जिस लिफाफे की बात कर रहे हैं ना कि जिसमें खत का मजमून पता चल जाता है, दरअसल वो टेलीग्राम के साथ हुआ करता था, बाकी सब तो कहावतें हैं। देखिए, मैं इसी बात को कहना चाहूंगा स्वप्निल जी की जो एक मजे हुए राजनीतिक दलों या मजे हुए राजनेता होते हैं, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो एक आम जनता जो उसके खत के या टेलीग्राम के मजमून को जो भांप लेती थी, उसमें एक मजे हुए राजनेताओं में क्षमता होती है और कल ये आपको ये चीज देखने को आएगी। और आपने जैसा कि कहा, बिल्कुल मैं भी तो ये बात कह रहा हूँ भाई, हम जो है अंतरिम बजट से उम्मीदें नहीं लगा सकते थे, हम कह रहे हैं इस बात को। तो अंतरिम बजट में जिस 70,000 नौकरी की घोषणा करने की क्या आवश्यकता आ गई थी, मुझे बताइए आप। तो फिर उसमें बुरा क्या है? फिर आप मुझे समझाइए उसमें बुरा क्या है? अगर 70,000 नौकरियों की घोषणा हुई तो उसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि वो तथ्यों से जाकर के बजट, तथ्यों से परे जाकर के बजट था। वो अंतरिम बजट में 70,000 नौकरियों की बात कोई भी जो समझदार सरकार, तो उसका लेआउट हो सकता है पूर्ण बजट में आएगा, जिसका अभी आपने इंतजार नहीं किया। या तो इसका देखिए, 70,000 नौकरियों की अगर बात किसी ने अंतरिम बजट में करी है, तो या तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, तो पर उसका लेआउट पूर्ण बजट में आ सकता है ना पौरुष भाई? नहीं पौरुष भाई, नहीं। इंटरिम बजट में अगर 70,000 नौकरियों की घोषणा हुई तो उसका लेआउट, उसके स्टेप्स हो सकता है इस बजट में आ जाएं, है ना? ये तो हो सकता है ना? देखिए स्वप्निल जी, दो बातें हैं कि इस बजट में क्या होने वाला है और अंतरिम बजट में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। अब इनको दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। 70,000 नौकरियों की बात अगर इस बजट में होती तो समझ में आती, लेकिन अंतरिम बजट में आप 70,000 नौकरी की घोषणा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप क्या जनता को मूर्ख साबित करना चाह रहे हैं या फिर खुद को साबित करना चाह रहे हैं? और दूसरी बात, देखिए, एक बात एक रिएक्शन और लूंगा मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारे अंतिम 6 महीने के जो कामकाज है उस पर समीक्षा बिठाकर उनको रोक दिया गया, है ना? मैं ये कह रहा हूं कि क्या गहलोत राज ने अंतिम 6 महीने में ही काम किए थे? अगर ऐसा है तो फिर बात अलग हो जाती है। दूसरी बात ये
कि बीजेपी शासन के भी तो 6 महीनों के कामकाज का रिव्यू आपने बिठाया था, तो वो भी तो उस पर रोड़ा लगाना ही हुआ एक तरह से। अगर गोविंद सिंह डोटासरा जो कह रहे हैं उसके मजमून को समझें तो यही निकलता है ना। और ये प्योर फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स के अलावा क्या हो सकता है? देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि निर्णय जो होते हैं सरकारों के, वो दो तरह के निर्णय होते हैं। एक तो कोई पॉलिसी मैटर होते हैं कि जिससे किसी एक विशेष वर्ग को फायदा होता है, और एक मैटर ऐसे होता है कि जो सिर्फ जो योजनाएं या फिर जो निर्णय होते हैं सरकार के, वो आम जनता से जुड़े होते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे द्वारा चिरंजीवी योजना शुरू की गई थी। आपको पता है कि उसको हमने बहुत पहले शुरू कर दी थी। उसको पहले हमने उसकी 5 लाख रुपए से शुरुआत करी, बाद में हमने उसको 10 लाख रुपए कर दिया, बाद में 25 लाख रुपए कर दिया। सरकार ने आते उसको भटका दिया, सरकार ने आते भटका दिया। और अब उसको देखिए 2 मिनट पौरुष भाई, इनके कुतर्क हम तथ्यों पे आएंगे। नहीं पौरुष भाई, हम तथ्यों पे आएंगे, हम तथ्यों पे आएंगे कि क्या आपने अंतिम 6 महीनों में बहुत ज्यादा काम कर दिए थे? क्योंकि आप ऐसे कह रहे हैं कि हमारे आपका कहने का मतलब ये नहीं है कि 5 साल के कामों को रोका। आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो आखिरी 6 महीने के थे, तो क्या आपने पूरा जोर आखिरी 6 महीने में ही लगाया था? 4.5 साल आपने जनता को भगवान भरोसे छोड़ा था। देखिए मैं आपसे इसी बात को कहना चाह रहा हूं स्वप्निल जी, कि जैसे आप बिजली का क्षेत्र आप देख लीजिए। पहले हमारे द्वारा 50 यूनिट बिजली से शुरुआत काफी वर्ष पूर्व कर दी गई थी। उसको बाद में हमने बढ़ा करके 100 यूनिट बिजली किया। बाद में हमने उसको किसानों को 2000 यूनिट बिजली किया। चिरंजीवी योजना का जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि शुरुआत उसकी काफी वर्ष पूर्व हमारे द्वारा 5 लाख रुपए से शुरुआत की गई थी। इसको बढ़ा के हमने बाद में 10 लाख किया, 25 लाख किया। तो हमारी जो योजनाएं अगर जनता के हित में है तो सरकार, इस वर्तमान सरकार को क्या दिक्कत है? अगर हमने किसी उद्योगपति के लिए, जैसे इन्होंने दिक्कत की तो बात ही नहीं है ना दादा। मैं देखो दिक्कत की बात ही नहीं कर रहा हूं। के लिए आप 25 लाख का बीमा पहले दिन से भी दे सकते थे, आप अंतिम दिन आके भी दे सकते थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने क्या अपना पूरा जोर अंतिम 6 महीने में लगाया था? समीक्षा कर रहे रोक रहे हैं। आपने 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को घर बैठा दिया। आपने 50,000 महात्मा गांधी प्रेरकों की बिल्कुल नियुक्ति होने को थी, आपने उनको भटका दिया। राजीव गांधी मित्र जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, नहीं पौरुष भाई, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिन राजीव गांधी मित्रों की बात कर रहे हैं, मुझे उनसे पूरी सिंपैथी है, लेकिन उनके ज्वाइनिंग के तरीके पर सवाल उठते आए हैं और उठते रहेंगे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। सिर्फ डिजायर से चीजें हुई, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ठीक है। उस पर रिव्यू होना चाहिए, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन ठीक है चेतन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। चेतन भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इंटरिम बजट में हमने बहुत सी ऐसी चीजों को सुना जो पूर्ण बजट होने का इशारा करती थी। अब उन्हीं में से एक बात उठाता हूं मैं, सड़क वाली। 950 करोड़ की घोषणा किसने की? अच्छा, जिसने की उसने टेंडर क्यों नहीं निकाले? ये सवाल तो बनते हैं ना, इन सवालों का जवाब तो मिलना चाहिए। बिल्कुल सुब्रत जी, जवाब दे रहा हूं आपको। पहली बात तो है, बजट में सीधा सीधा आपको मिरर नजर आएगा हमारे संकल्प पत्र का। दूसरा, हमारे लिए 4 धर्म है, गरीब, युवा, महिला और किसान। इनका पूरा इसीलिए बजट पूर्व बैठकें भी राजस्थान की राजधानी के अंदर, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मातृशक्ति हो, सभी की बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने ली है। पहले भी ली जाती रही है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये पहले भी ली जाती रही है। अशोक गहलोत ने भी ली है, वसुंधरा राजे ने भी ली है। डेवलपमेंट पे 1 मिनट स्वप्निल जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपने सड़क की बात की। सड़क के अंदर माननीय भजन लाल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1500 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान किया इंटरिम बजट में। टेंडर का क्या है? उसमें से कितनों के टेंडर निकले? 5-5 करोड़ रुपए सरकार बनते ही 10 दिन के चेतन भाई नहीं, चेतन भाई, मैं आपको रोक रहा हूं। जो घोषणा हुई उस पर टेंडर कितनों के निकले? हाँ, मैं आता हूँ, इसी पे आता हूँ। बिल्कुल, जिन विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का काम के लिए, आपको मैं बता रहा हूँ 80% विधायकों ने अपने पैसे खर्च कर दिए हैं। 80% विधायकों ने। कैसे? और उनके एरिया में कैसे जो बजट मिला है, कैसे खर्च किया? वो लगभग खत्म होने के कगार पर है, वो और मांग रहे हैं। नहीं, ये बताइए कैसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं और पैसा दीजिए। चेतन भाई 2 मिनट मैंने पहले भी कहा था। नहीं चेतन भाई 2 मिनट, सरकार, चेतन भाई 2 मिनट, डाउट है, एक डाउट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब विधायकों को पैसे दिए है ना, उसके बाद आचार संहिता लग गई। अब आप कह रहे हैं कि वो रकम खत्म होने की कगार पर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे? मैं ये तो बता रहा हूं आपको, सरकार ने इंटरिम बजट में जो जो घोषणाएं की थी, आप सिलसिलेवार देखिए।
चाहे सिलेंडर 450 का हो, चाहे अन्नपूर्णा में 450 ग्राम की जगह 600 ग्राम करना हो, चाहे स्टेट रोड के लिए 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी करना हो, चाहे 500 इलेक्ट्रिक बसें 4 बड़े शहरों के अंदर देने की बात हो, चाहे ईआरसीपी में 37,250 करोड़ की जगह 45,000 करोड़ देने की बात हो, चाहे किसानों के लिए 20,000 फार्म पौंड बनाने की बात हो, चाहे 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन जो सिंचाई पानी के लिए काम आएगा, उसके अलावा तारबंदी के लिए प्रत्येक किसान को 40,000 रुपए की सब्सिडी, पशुपालन पे आइए आप, पशुपालन पे गोपालन क्रेडिट कार्ड, युवाओं पे आइए आप, 75,000 नौकरी का वो जो वादा सरकार ने किया वो बिल्कुल पूरा होगा इसी बजट मैं सत्र में आपको पूरा कुछ होगा। चीजें बताता हूं, मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताता हूं। आप अगर गंगानगर साइड जाएंगे, है ना, अगर आप गंगानगर साइड जाएंगे, हाँ बिल्कुल आपके पास में ही है, अगर आप उस साइड जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें जितना पानी मिलना चाहिए उसका आधा भी नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है। मैं इसी पे आता हूं, मेरी बात तो सुनिए। दूसरा, अगर सड़कें बननी है तो पहले टेंडर निकलेंगे, फिर काम दिया जाएगा और फिर हम फेज वाइज उसको चेक करेंगे कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर टेंडर निकले होते तो हम उसको चेक कर सकते थे, अभी हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि टेंडर निकले नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? तो आपने घोषणाएं तो कर दी हैं, जमीन पर कहां है वो? स्वप्न जी, मैं इसी बात पर हूँ। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, किसानों की सिंचाई का मुद्दा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये बड़ा मुद्दा है पर सिंचाई के पानी की समस्या। आपको मैं याद दिलाता हूँ, राजस्थान के इतिहास में पहली बार नहरबंदी नहीं हुई है मई जून के महीने में। अरे आज तक मई जून के महीने में नहरबंदी होती थी, किसानों को केवल की बात कर रहा हूँ, आप मुझे घुमा रहे हैं। अरे घुमा नहीं रहा, आता हूँ, सड़क पर भी आता हूँ। आपने पहले पानी का ही मुद्दा उठाया। मुझे ये बताइए, हमें कितना पानी मिलना चाहिए था और कितना दिया जा रहा है? क्या उसमें जमीन आसमान का अंतर नहीं है? वो भी किस राज्य की तरफ से हो रहा है जिसके बहाने पर आप कहेंगे कि हम ट्रिपल इंजन है? मैं स्वप्निल जी आपकी बात का कितनी मजबूती से जवाब दे रहा हूँ कि पानी की समस्या बुआई के टाइम किसानों को सबसे ज्यादा होती है। और माननीय भजन लाल जी सरकार ने नहरबंदी नहीं की इस बारी, नहरबंदी हुई नहीं है। चाहे पीने का पानी शहर का हो, चाहे किसानों को सिंचाई का। बताऊं आपकी सड़क पर, अच्छा सड़क पर आप एक मान के चलिए, थोड़ा सा आपको पानी पे रोकूंगा का जो काम होता है, मैं थोड़ा सा आपको पानी पे रोकूंगा, मैं थोड़ा सा आपको पानी पे ही रोकूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई 2500 का शेयर 1630 क्यूसेक मिले 45 आरडी में, क्या सवाल नहीं उठेंगे? हाँ मैं बताऊं, मैं बार बार आपको कहता हूँ स्वप्निल जी, आप इतिहास में जाइए। सबसे पहले आईजीएनपी का हरिके बैराज का जो पानी निकासी का जो हेड है, गेट है, उसकी 70 साल में मरम्मत नहीं हुई थी, नहरों की मरम्मत नहीं हुई थी। माननीय वसुंधरा जी ने नहर यात्रा निकाली थी, आपको शायद याद है या नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ। मुझे याद है, यात्रा हरिके बैराज तक, लेकिन और नहर की समस्याओं का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, मैंने बताया ना, नहरबंदी पहली बार नहीं हुई है। चेतन भाई मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ। चेतन भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि जून महीने में हमारा शेयर था 2500 क्यूसेक प्रतिदिन का, 1000 क्यूसेक के आसपास का पानी चलाया जा रहा है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी ऐसी तरफ से जिनकी तरफ से तो हमें ये मानना चाहिए कि ट्रिपल इंजन लग गया। अभी तो हम डबल इंजन को ही एनालिसिस करने के दौर में हैं। मैं आता हूँ, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में दो बैराज से पानी आता है। एक भाखड़ा नांगल से आता है जिसका नाम है गंग नहर, दूसरा आता है आईजीएनपी का जो हरिके बैराज से पानी निकलता है, वो गुड़ा, दोनों नहरें। आपकी बात मैं मान सकता हूँ, मानता हूँ। नहरों की मरम्मत का काम और खालों की मरम्मत का काम और खालों की सफाई का काम, ये तीनों काम ऐसे काम है जिस सरकार बनते ही शुरू करे। ग्रामीण खुद भी करते हैं और ग्राम समिति भी करती है। अरे और चेतन भाई 2 सेकंड, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे सफाई का काम जो है ना, केंद्र सरकार के आते ही गंगा की सफाई का काम भी शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ। ऐसा कोई उदाहरण ना बन जाए, ये डर है। ठीक है, विपक्ष एग्जाजरेट कर रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं विपक्ष एग्जाजरेट कर रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है। मैं आपसे यह भी कह रहा हूं कि वो जल्दबाजी का काम कर रहा है, उसको इंतजार करना चाहिए था बजट का ऐसे रिएक्शंस देने के पहले। और वो अपने ही बयान में इस तरीके से भी उलझा जब वो ये कह रहा है कि हमारे 6 महीने के कामों को रोक दिया गया। तो भैया 6 महीने ही काम क्यों किए? काम तो 4.5 साल भी करने थे।
मैं यहां तक आपकी पूरी बात से सहमत हूं। चेतन भाई मैं आऊंगा आपके पास। पौरुष भारद्वाज मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। पौरुष भाई ऐसा देखो, देखने में क्या लग रहा है ना कि आप लोगों को सेंट्रल लीडरशिप से ना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब मिली है कि अब इस पर चलना है, इसी पर चलो। और मैं आपको बताता हूं क्यों। हमने विधानसभा के पहले 2 दिन भी देखे क्या हुआ। अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने कहा कि संविधान के खिलाफ जाकर राज्यपाल का अभिभाषण नहीं करवाया गया। अब आप हैं संविधान के रक्षक, लेकिन संविधान के रक्षक ने उस मुद्दे को उसी दिन छोड़ दिया, उसी दिन छोड़ दिया, है ना। स्थगन आप लेकर आ गए, जबकि आप जानते हैं वो उसकी जगह नहीं थी। ठीक है, तीसरे दिन भी हमने देखा मदन दिलावर ने माफी नहीं मांगी, लेकिन ये स्वीकार कर लिया एक तरह से बोलकर कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए थे। आप अड़ गए और आप वॉकआउट कर गए। कल के लिए क्या प्लान बनाया है आपने? बजट के शुरुआत में ही वॉकआउट कर जाएंगे, बीच में करेंगे या लास्ट में करेंगे? क्योंकि आप चल प्लानिंग पर ही रहे। देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी जो है कोई ऐसी कोई गाइडलाइन कहीं से नहीं चलती। हमारी पार्टी में पूर्ण स्वायत्ता है, बोलने की भी स्वायत्ता है। राहुल गांधी बोलते हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, या टीकाराम जूली बोलते हैं मेरा माइक बंद कर दिया गया, जबकि उनका माइक ही बंद नहीं हुआ था। बंद कर दिया गया, ये तथ्य है, ये स्वप्निल जी। टीकाराम जूली का माइक किसने बंद किया था? बंद कर दिया। नहीं, टीकाराम जूली का माइक कब बंद हुआ था? नहीं, टीकाराम जूली का माइक बंद नहीं हुआ था। देश की जनता सुनिए, देश की और राज्य की जनता पहली बार देख रही है। ये अब तक जो है विपक्षी पार्टियां हंगामा मचाती है, ये सदन में चाहिए, ये लोग विपक्ष में होते हैं, हम लोग ये सत्ताधारी पार्टी पहली बार हंगामा मचा रही है। आपको रोक रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूं, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का एक हिस्सा मत पकड़िए। नहीं, मेरे सवाल का एक हिस्सा मत पकड़िए पौरुष भाई। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप मेरे सवाल का एक हिस्सा नहीं पकड़ेंगे। नहीं, आप मेरी सवाल को या तो पूरा सुने, एक हिस्सा मत पकड़े पौरुष भाई। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का माइक लोकसभा में बंद हुआ, राहुल गांधी ने कहा मेरा माइक बंद हुआ। उसी को कॉपी किया टीकाराम जूली ने, जिनका माइक बंद नहीं हुआ था, उनकी आवाज सबको सुनाई दे रही थी, है ना। और टीकाराम जूली बोले मेरा माइक बंद हो गया, मेरा माइक बंद हो गया। तो मैं कह रहा हूं या तो आप सेंट्रल मोड जो चल रहा है उसी को यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए अपने आला कमान को कि साहब आप जैसा चलोगे हम वैसे ही चलेंगे, जो जिया जी बोलेंगे मैं वही करूंगा। ये एक फिल्म का डायलॉग था ना, वैसा मत बिहेव कीजिए। देखिए, मैं तो आपको इस बात को कहना चाहूंगा स्वप्निल जी कि आप ये राजस्थान में क्या स्थिति हो गई मुझे बताइए। अभी आपने बड़े भाई चेतन राज पुरोहित जी से जो सवाल करे उसमें सब में इन्होंने झूठ जवाब दिया। इन्होंने कहा सड़क पे हमने पैसे खर्च करे, इन्होंने कहा बोले हमने प्रति एमएलए को 5 करोड़ रुपए दिए। ये तो 5 करोड़ रुपए की स्कीम तो एमएलए को सड़क फंड में देने की हमारी स्कीम थी, और आपने उसको एक्सटेंड की। जो कहावत एक अपने गांव में कहावत होती है ना चेतन जी कि है ना, घी गाला हुआ अलग ही नजर आता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए, मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में बता दीजिए मुझे। दूसरी बात, स्वप्निल भाई ने कहा 2500 क्यूसेक पानी हमारा हिस्सा है, उसमें 1000 आ रहा है। यमुना जल समझौते पे आपकी सरकार विफल रही है, आपने राज्य की जनता को मूर्ख बनाया। आपने घुमा दिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुना जल समझौते की पौरुष भाई घुमा दिया आपने हाईकोर्ट में आप स्टेटस रिपोर्ट नहीं पौरुष भाई घुमा दिया आपने, बात को घुमा दिया। मेरा सवाल बीजेपी से जुड़ा था ही नहीं, मेरा सवाल कांग्रेस से जुड़ा था। पौरुष भाई इस तरीके से आप सवालों को घुमाइए मत प्लीज। पौरुष भाई नहीं, पौरुष भाई नहीं, पौरुष भाई मैं अच्छा आपको मौका देता हूं। मुझे आप ये बताओ कल की रणनीति क्या है? पहले 2 दिन की तो हमने देखी और वो तय था कि आप कॉपी बुक स्टाइल पे चले हो, आपने बाहर जो तय किया था अंदर आके वही किया। तो आपने कल के लिए भी कुछ ना कुछ तय करके रखा होगा। आप बजट स्पीच सुनेंगे या शुरुआत में वॉकआउट करेंगे या बीच में हंगामा करेंगे या लास्ट में वॉकआउट करेंगे, या हम कुछ नया देखने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि आज आपने तेवर दिखा दिए हैं साहब। स्वप्निल जी देखिए, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कल पेश किया जाने वाला बजट राज्य की जनता के हित में होगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। हम लोग जो है लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम इस बात को जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष। देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि हम जिस बात को जानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, वो लोकतंत्र के पहिए की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। यदि जनता के हित में होगा तो क्यों हम स्वागत करेंगे उस बजट का। परंतु यदि इनके बजट में एग्जाम्पल देता हूं पौरुष भाई, मैं आपको फिर एक एग्जाम्पल देता हूं। आप लोगों ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कहा मदन दिलावर माफी मांगे, मदन दिलावर माफी मांगे। ठीक है, स्पीकर देवनानी ने 5-5 मिनट दिए, आपको भी दिए और मदन दिलावर को भी दिए। आपकी स्पीच को बैठ के सबने सुना। मदन दिलावर बोलने के लिए खड़े हुए, आप फिर चिल्लाने लगे, आपने सुना ही नहीं। कल बजट तो सुनेंगे, उसके बाद ही तो एनालिसिस होगा ना कि बजट सुनने नहीं देंगे।
नहीं, बजट निश्चित तौर पे सुना जाएगा। और देखिए, अगर बजट में अगर उसकी तरह जो टेम्परेरी बजट आया था, लेखानुदान आया था, उसकी तरह अगर हवाई बातें की जाएगी तो निश्चित तौर पे विरोध किया जाएगा। और यदि तथ्यात्मक बातें होगी, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें की गई और हमारे द्वारा जो जारी की गई थी, उन पे अगर राजनीति नहीं होगी तो निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे स्वप्निल जी। हम क्यों चाहेंगे भाई? जनादेश तो हमें विपक्ष में बैठने का मिला है ना। हमें पता है कि 5 साल में विपक्ष में बैठना है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह उखाड़ आपके पास आ रहा हूं। नोट मंगाने सामने वाली पार्टी के आप रुक जाइए परोज जी, रुक जाइए। चेतन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चेतन जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक एक शहर का हाल देखिए, बारिश के बाद एक एक शहर का हाल देखिए। कितनी जगहों पर तो कितनों के बोर्ड पहले से चले आ रहे हैं। जयपुर भी उसका एग्जाम्पल है। जयपुर में कहां कहां वाटर क्लॉगिंग नहीं हुई, कहां कहां जल भराव नहीं हुआ, है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक तो जो इतिहास की भूल थी वो सुधरी नहीं है, दूसरा मौजूदा उसमें कोई प्लानिंग समझ में आ रही होती तो हम कहते कि हाँ साहब प्लानिंग है। अभी देखने में क्या लग रहा है, आप रैंडमली डिसीजंस ले रहे हैं। उसके लिए कोई विजनरी सोच हो वो कम नजर आती है, रैंडम डिसीजंस ज्यादा नजर आते हैं। एक डिसीजन का दूसरे डिसीजन से कोई कनेक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस आते जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं होता अर्थव्यवस्था के लिए। चेतन जी, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट हैं, आप डॉक्टरेट है आपके पास, आप जानते हैं इस बात को। स्वप्न जी, मैं आपकी बात कहता हूँ। राजस्थान के हर शहर में तहसील हेडक्वार्टर तक RUIDP के काम चल रहे हैं, सीवरेज का हो चाहे वाटर का हो। जल जीवन मिशन में नई पाइपलाइन हमारे बीकानेर में भी डाली जा रही है, जगह जगह हमारी सड़कें खुदी हुई है। तो जो काम चल रहा है सीवरेज का और पानी का, इस कारण से समस्या पैदा हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, हाँ। लेकिन क्यों पैदा हुई है? क्योंकि आने वाले समय में सीवरेज और पानी, इन दोनों से शहरी निकायों को निजात मिलेगी और जनता को राहत मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि लड़ाई लड़नी है। विधानसभा लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, विधानसभा सुझाव देने के लिए। नहीं, विपक्ष का काम है जनता के लिए लड़ जाना। हम ऐसे नकार नहीं सकते इस बात को। आता हूँ डब्ल्यू जी, मैं ये आता हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ। रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस के विधायकों से बीजेपी के विधायकों, उनके क्षेत्र की जनता बड़ी उम्मीद करती है जब विधानसभा सत्र चलता है, क्योंकि अपनी अपनी समस्याएं विधायकों को देते हैं। और विधायकों का कर्तव्य है, चाहे बीजेपी के जो कांग्रेस के, विधानसभा में अपनी बात रखे, सरकार से मनवाए। सही है, रचनात्मक विपक्ष प्रतिपक्ष यही होता है। नहीं, विपक्ष के पास सदन के अंदर क्या है? चेतन भाई 2 सेकंड चेतन भाई, विपक्ष के पास सदन के अंदर क्या है? विपक्ष के पास सदन के अंदर नारे लगाना है जो बीजेपी करती रही है। परोज जी रुक जाइए प्लीज, परोज जी रुक जाइए, परोज जी रुक जाइए, परोज जी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। चेतन भाई देखिए, विपक्ष के पास क्या है? 2 मिनट चेतन भाई 2 मिनट। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष नारे लगा सकता है जो आप भी विपक्ष में रहते हुए लगा चुके हैं, विपक्ष वेल में जा सकता है जो आप भी विपक्ष में रहते हुए कर चुके हैं, विपक्ष वॉकआउट कर सकता है वो आप भी विपक्ष में रहते हुए कर चुके हैं। तो इसमें क्रिएटिविटी कहाँ है? जनता की समस्या नहीं आएगी। नहीं चेतन भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं परोज जी 2 मिनट रुकिए ना दादा। चेतन भाई 2 मिनट सुनिए, चेतन भाई 2 मिनट सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, विपक्ष सदन में नारे लगा सकता है जो विपक्ष में रहते हुए आप भी लगा चुके हैं, विपक्ष वेल में जा सकता है वो विपक्ष में रहते हुए आप भी जा चुके हैं, विपक्ष वॉकआउट कर सकता है जो विपक्ष में रहते हुए आप भी कर चुके हैं। इसमें क्रिएटिव पोर्शन विपक्ष का है कहां जो कभी आपने भी निभाया हो? ये तो वही घिसा पिटा तरीका है जो आज तक चला आ रहा है, उसको आपने भी फॉलो किया, कांग्रेस भी कर रही है। जी मैं यही कह रहा हूं, सत्ता में रहते हुए सत्ता में रहते अपनी समस्याओं के लिए लड़िए, आप अपने एरिया की समस्याओं के लिए लड़िए, सरकार को सुझाव दीजिए, सरकार की गलत चीज है तो उसको दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वॉकओवर करना, केवल हंगामे के लिए हंगामा करना, ये राजस्थान की जनता देख रही है। बजट जब भी आता है पूरे प्रदेश को उम्मीदें होती हैं। जहां तक बात सत्ता पक्ष और विपक्ष की है, अपनी ढपली अपना राग होता है, लेकिन सभी को इंतजार इस बात का है कि कौन है वो जो आता है और खोलता है मरुधरा का भाग। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।